नमस्कार। आई एम डॉक्टर सुमन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, नेहरू ग्राम भारती, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी प्रयागराज। मित्रों, आज इस श्रृंखला में आज एक नए टॉपिक ऐतिहासिक अनुसंधान, हिस्टोरिकल रिसर्च पर आप सबके समक्ष परिचर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूं। इसके पहले हमने रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च पर बातें की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रिसर्च में कई प्रकार के रिसर्चों पर हमने जब अनुसंधान के प्रकार पर चर्चा की थी तो उसमें कई प्रकार के अनुसंधान पर चर्चा किया था। उसमें हिस्टोरिकल रिसर्च एक महत्वपूर्ण वर्ग के अंतर्गत आता है। हम सब इसमें ऐतिहासिक अनुसंधान क्या है, ऐतिहासिक अनुसंधान का महत्व क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसका क्षेत्र क्या है, उसकी कौन कौन सी सीमाएं हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं, इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, ऐतिहासिक अनुसंधान से तात्पर्य ऐसे अनुसंधान से होता है जिसमें बीती हुई घटनाओं का रिकॉर्ड किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है तथा उसकी व्याख्या की जाती है ताकि उनसे एक दुरुस्त सामान्यीकरण किया जा सके। व्यापक एवं अपेक्षाकृत सामान्य अर्थों को दृष्टिगत रखकर ऐतिहासिक अनुसंधान मानव जाति के अतीत का विश्वसनीय एवं अर्थपूर्ण अभिलेख है। सुदृढ़ एवं निकट अतीत के संदर्भ में शैक्षिक घटनाओं, संगठनों एवं आंदोलनों की व्याख्या हेतु हम ऐतिहासिक विधि का उपयोग करते हैं और ऐतिहासिक विधि के उपयोग में सत्यों एवं जो हमारे तथ्य हैं एवं जो सामान्यीकरण तक पहुंचने के लिए एक विशेष प्रकार की, एक विशेष प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। एक विशेष प्रकार की प्रणाली का जन्म हुआ। यह विधि अपने स्वरूप एवं प्रक्रियात्मक विलक्षणताओं के कारण अन्य सभी विधियों से थोड़ी भिन्नता रखती है। इनके तहत जिन सत्यों या तथ्यों का अन्वेषण मुख्य रूप से मुख्य मुद्दा होता है, वे अतीत से जुड़े होने के कारण अत्यंत अमूर्त एवं चुनौतीपूर्ण संदर्भ प्रस्तुत करते हैं। ऐतिहासिक विधि के सफल अनुप्रयोग में शोधकर्ता की कल्पनाशीलता तथा उसके धैर्य को हम विशेष रूप से महत्व देते हैं और उसमें शोधकर्ता के कल्पनाशीलता और उसकी जो धैर्य है यही महत्वपूर्ण होता भी है। ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध भूतकाल से है। यह भविष्य को समझने के लिए भूत का विश्लेषण करता है। इतिहास मानव को उसके अतीत से अवगत कराता है। यह घटनाओं की केवल कालानुक्रमिक सूची या विवरण ही नहीं होता, वरन तात्कालीन समय की उन सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों का समाकलित वैध लेखा जोखा होता है जो ऐतिहासिक घटनाओं के घटित होने के लिए उस समय उत्तरदायी थी। इतिहास का सम्यक अध्ययन तथा ऐतिहासिक घटनाओं की खोज करने के लिए ऐतिहासिक अनुसंधान कार्य संपादित किए जाते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान
का जो मुख्य दो शिक्षा शास्त्रियों ने इसकी परिभाषित बहुत अच्छे से किया है। उसमें जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध ऐतिहासिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से है। इसके विभिन्न पद भूतकाल के संबंध में एक नई सूझ पैदा करते हैं जिसका संबंध वर्तमान और भविष्य से होता है। कर्लिंगर के अनुसार ऐतिहासिक अनुसंधान का तर्क संगत अन्वेषण है। इसके द्वारा अतीत की सूचनाओं एवं सूचना तंत्रों के संबंध में प्रमाणों की वैधता का सावधानी पूर्वक परीक्षण किया जाता है। इस तरह से एफ.एल. व्हिटनी के अनुसार ऐतिहासिक अनुसंधान भूत का विश्लेषण करता है। इसका उद्देश्य भूतकालीन घटनाक्रम, तथ्य और अभिवृत्तियों के आधार पर ऐसी सामाजिक समस्याओं का चिंतन एवं विश्लेषण करना है जिनका समाधान नहीं मिल सका है। ऐतिहासिक अनुसंधान के मूल उद्देश्य। ऐतिहासिक अनुसंधान का मूल उद्देश्य भूत के आधार पर वर्तमान को समझना एवं भविष्य के ऐतिहासिक अनुसंधान का मूल उद्देश्य ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इन समस्याओं का मूल्यांकन करना है। ऐतिहासिक अनुसंधान का उद्देश्य अतीत, वर्तमान और भविष्य के संबंध स्थापित कर वैज्ञानिकों की जिज्ञासाओं को शांत करना है। ऐतिहासिक अनुसंधान का उद्देश्य अतीत के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान घटनाओं क्रमों का अध्ययन कर भविष्य में इसकी सार्थकता को ज्ञात करना है। ऐतिहासिक अनुसंधान का मूल एक प्रमुख उद्देश्य क्षेत्र विशेष के व्यावसायिक कार्यकर्ताओं के लिए पूर्व अनुभव के आधार पर भावी कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित करने में विशेष भूमिका रही है और उस विशेष उद्देश्य पूर्ण होता है। ऐतिहासिक अनुसंधान के पद। जब हम ऐतिहासिक अनुसंधान के पदों की बात करते हैं तो उसमें ऐतिहासिक अनुसंधान में पहला पद समस्या का चुनाव, समस्या के सीमा निर्धारण, परिकल्पना या परिकल्पना का निर्माण जिसमें आवश्यक हो, तथ्यों का संग्रह और संग्रहित तथ्यों की प्रामाणिकता की जांच करना, तथ्य विश्लेषण के आधार पर परिकल्पनाओं की जांच, फिर परिणामों की व्याख्या एवं विवेचना हम करते हैं और उससे निष्कर्ष निकालते हैं और किसी निष्कर्ष पर जाते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान के स्रोत की जब हम बात करते हैं तो हमें अतीत के अध्ययन के लिए जो उपलब्ध सामग्री निम्न हो सकती है जिसकी हम चर्चा करते हैं कि हम ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए हमें स्रोत कहां से मिलेंगे, ये कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं। उसमें जब हम देखते हैं तो प्रकाशित ग्रंथ हैं, अप्रकाशित पांडुलिपियां हैं, पाषाण या ताम्र पत्र पर खुदे अभिलेख हैं, सरकारी दस्तावेज हैं, सिक्के एवं मुद्राएं हैं, दैनिक जीवन की वस्तुएं हैं, औजार, रिकॉर्डिंग, भग्नावशेष, लोक वृत्तांत एवं चित्र आदि ऐसे स्रोत हैं, ऐसे उपलब्ध सामग्री है जिससे हम डाटा कलेक्ट करते हैं और वो किसी भी गणना ऐतिहासिक अनुसंधान के ये मुख्य स्रोत हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान में इन स्रोतों से जब हम संग्रहित किए जाने वाले जो हमारे प्रदत्त हैं, जो डाटा हैं, उनको हम दो मुख्य भागों में विभक्त करते हैं। एक प्राथमिक स्रोत और दूसरा द्वितीयक स्रोत या गौण स्रोत।
जब हम प्राथमिक स्रोत की बात करते हैं तो ऐतिहासिक अनुसंधान के प्राथमिक स्रोतों से तात्पर्य कुछ ऐसे स्रोतों से होता है जिनका लेखन, रचना या प्रस्तुतिकरण उन व्यक्तियों के द्वारा आंखों देखी तथा कानों सुनी सूचनाओं के आधार पर किया जाता है, जिन्होंने संबंधित घटनाक्रम में या तो स्वयं प्रतिभाग किया या अथवा उस घटना को अवलोकित किया था। प्रतिभागियों तथा ये प्रत्यक्षदर्शियों को द्वारा घटनाक्रम का जब हम विवरण होने का कारण ऐतिहासिक अनुसंधान में इन्हें प्रमाणित एवं विश्वसनीय पदार्थ के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे अभिलेख हैं। अभिलेख ऐसे साक्ष्य होते हैं जो घटना में प्रतिभाग या प्रत्यक्षदर्शी व्यक्तियों द्वारा लिखे गए और संरक्षित किए जाते हैं। इसमें जैसे संविधान है, अधिनियम है, राजपत्र है, न्यायालय में निर्णय है, वित्तीय संलेख, आदेश पत्र, विज्ञापन, संविदाएं आदि तरह तरह की वो आत्मकथाएं, शपथ पत्र, वंशावलियां, पाषाण लेख पत्र, पांडुलिपियां आदि चित्र, स्मरण, खुदाई के चित्र आदि इसमें पाए जाते हैं। मौखिक वृत्तांत प्रत्यक्षदर्शियों या प्रतिभागियों के द्वारा घटनाक्रम का मौखिक वृत्तांत ऐतिहासिक अनुसंधान में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका एक डाटा के लिए, एक आंकड़े के लिए भूमिका निभाता है। खंडहर तथा अवशेष। खंडहर तथा अवशेष मुख्यतः ये घटनाक्रम से जुड़ी वस्तुएं होती हैं जो भग्नावशेष के रूप में पाई जाती हैं, जिसमें फर्नीचर, उपकरण, भवन, बर्तन, जो हमारे मूर्तियां हैं, सिक्के हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, उस समय के जो भोजन हैं आदि इससे संबंध रखते हैं। द्वितीयक स्रोत। द्वितीयक स्रोत ऐतिहासिक अनुसंधान के द्वितीयक स्रोतों से तात्पर्य ऐसे स्रोतों से है जिनका लेखन, रचना या प्रस्तुतिकरण ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिन्होंने तो संबंधित घटनाक्रम में भाग लिया था और न ही वो वास्तविक रूप में प्रत्यक्षदर्शी ही थे। ये स्रोत मुख्यतः दूसरों के सुने विवरण या दूसरों द्वारा रचित सामग्री या दूसरों की समीक्षा के आधार पर रचित व प्रस्तुत सामग्री को हम द्वितीयक स्रोत या गौण स्रोत के रूप में रखते हैं। द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत मुख्य रूप से वे सामग्री में यहाँ आती हैं, जैसे पाठ्य पुस्तकें हैं, संदर्भ पुस्तकें हैं, विश्वकोश है, ऐतिहासिक आलोचनाएं एवं विवेचनाएं हैं, अनुसंधान पत्रिका एवं अनुसंधान में प्रतिवेदन हैं, हमारे पौराणिक आख्यान हैं, लोक कथाएं हैं आदि द्वितीयक स्रोत के रूप में मेरे सामने प्रस्तुत होते हैं। यही जब हम ऐतिहासिक प्रदत्तों के स्रोतों की चर्चा करते हैं तो उचित और यह आवश्यक भी होता है कि हम उनके वर्गीकरण एवं जो असंशोधनीय नहीं है उसके बारे में भी चर्चा करें। यह माने वर्गीकरण अंतिम या असंशोधनीय नहीं है। क्यों? क्योंकि यही कारण है कि ये एक ही साक्ष्य किसी अनुसंधान में प्राथमिक स्रोत के रूप में एवं किसी अन्य अनुसंधान में द्वितीयक या गौण स्रोत के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। जैसे पंडित नेहरू की पुस्तक भारत की खोज पंडित नेहरू पर अनुसंधान करने वाले के लिए प्राथमिक स्रोत हो सकता है, उनके लिए प्राथमिक स्रोत है। लेकिन अगर कोई अनुसंधान करता मध्यकालीन भारत से संबंधित किसी प्रकरण पर अनुसंधान कर रहा है, उसके लिए, उस अनुसंधानकर्ता के लिए यही भारत की खोज एक द्वितीयक स्रोत होगी। परंतु यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि ऐतिहासिक अनुसंधान में प्रयुक्त
आधार सामग्री यथासंभव प्राथमिक स्रोतों में प्राप्त होनी चाहिए। इस तरह से हम अनुसंधान के मुख्य स्रोतों की चर्चा किए। जैसे अब हम जब ऐतिहासिक अनुसंधान के साक्ष्यों की बात करते हैं, तो अब ऐतिहासिक विधि में हम निरीक्षण की प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जो हो चुका है उसे दोहराया जाना संभव नहीं है, उसे दोहराया नहीं जा सकता है। अतः हमें साक्ष्यों पर निर्भर होना पड़ेगा। उनकी ऐतिहासिक अनुसंधान में साक्ष्यों के संग्रह के साथ उसकी आलोचना या मूल्यांकन भी आवश्यक होता है, जिससे यह पता चल सके कि जो साक्ष्य हमने माना है, किसे संभावित माना जाए और किसे साक्ष्य को हम भ्रमपूर्ण मान सकते हैं। इस दृष्टि से हमें ऐतिहासिक अनुसंधान में विधि में साक्ष्यों की आलोचना या मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। अतः साक्ष्यों की आलोचना का मूल्यांकन स्रोत की सत्यता की पुष्टि तथा इसके तथ्यों की प्रामाणिकता की दोहरी विधि से संबंधित है। इसमें बाह्य आलोचना और आंतरिक आलोचना की जाती है। बाह्य आलोचना के अंतर्गत हम देखते हैं कि उद्देश्यों में साक्ष्यों की स्रोत की सत्यता की परख की जाती है। यह होता है कि आंकड़ों का जो स्रोत है वो विश्वसनीय है या नहीं, इसका संबंध साक्ष्यों की मौलिकता निश्चित करने से है। बाह्य अनुसंधान में बाह्य आलोचना में ऐतिहासिक अनुसंधान की बाह्य आलोचना में के अंतर्गत साक्ष्यों के रूप, रंग, समय, स्थान, परिणाम की दृष्टि से यथार्थता की जांच की जा सकती है। इसमें हम उपरोक्त बातों के परीक्षण के लिए हम निम्न जैसे कुछ प्रश्न हैं। लेखक कौन था, उसका चरित्र व व्यक्तित्व कैसा था, लेखक के सामान्य रिपोर्टर की योग्यता, संबंधित घटना में उसकी रुचि कैसी थी, घटना का निरीक्षण उसने किस मनस्थिति से किया, घटना के कितने समय बाद यह प्रमाण लिखा गया, लिखित प्रमाण अन्य प्रमाणों से कहां तक मिलता है। इस सब का उत्तर हम बाह्य आलोचना के अंतर्गत लेते हैं। आंतरिक आलोचना के अंतर्गत हम स्रोतों में निहित जो तथ्य या सूचना का मूल्यांकन करते हैं। आंतरिक आलोचना का उद्देश्य साक्ष्य आंकड़ों की सत्यता या महत्व को सुनिश्चित करना होता है। अतः आंतरिक आलोचना के अंतर्गत हम विषय वस्तु की प्रामाणिकता व सत्यता की परख करते हैं। इसके अंतर्गत हम कुछ प्रश्नों का उत्तर लेते हैं, जैसे क्या लेखक की वर्णित घटना स्वयं देखी थी, क्या लेखक घटना की विश्वसनीय निरीक्षण हेतु सक्षम था, उसकी वो योग्यता थी, घटना के कितने दिन बाद लेखक ने उसे लिखा, क्या लेखक धार्मिक, राजनैतिक या जातीय पूर्वधारणा से प्रभावित तो नहीं था, क्या लेखक ने साहित्य प्रवाह में सत्य को छिपाने की कोशिश तो नहीं की। इन सारे प्रश्नों के उत्तर को हम इस आंतरिक आलोचना के अंतर्गत लेते हैं और इसे प्राप्त करते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान का क्षेत्र, जब हम ऐतिहासिक अनुसंधान में के क्षेत्र की बात करते हैं तो इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक हो जाता है, किंतु संक्षेप में जैसे अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें तो हम यह देखते हैं कि जैसे बड़े बड़े शिक्षा शास्त्रियों या मनोवैज्ञानिकों के जो विचार है उस पर हम ऐतिहासिक अनुसंधान का यह क्षेत्र हो सकता है। संस्थाओं द्वारा किए गए कार्य ये ऐतिहासिक अनुसंधान का क्षेत्र हो सकता है। विभिन्न कालों में शैक्षिक व मनोवैज्ञानिक विचारों के जो विकास की स्थिति है वो क्षेत्र हो सकता है। एक विशेष प्रकार की विचारधारा
का प्रभाव या उसके स्रोत का अध्ययन भी ऐतिहासिक अनुसंधान का एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो सकता है। शिक्षा के लिए जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका अध्ययन करना भी ऐतिहासिक अनुसंधान का क्षेत्र हो सकता है। ऐतिहासिक अनुसंधान का महत्व। ऐतिहासिक अनुसंधान, जब कोई अनुसंधान करता अपनी अनुसंधान समस्या का अध्ययन अतीत की घटनाओं के आधार पर करके यह जानना चाहता है कि समस्या का विकास किस प्रकार और क्यों हुआ, तब ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक अनुसंधान के महत्व को हम निम्नलिखित बिंदुओं में देख सकते हैं। जैसे अतीत के आधार पर वर्तमान का ज्ञान। ऐतिहासिक अनुसंधान के आधार पर सामाजिक मूल्यों, अभिवृत्तियों या जो हमारे व्यवहारिक व्यवहार प्रतिमानों का अध्ययन करके यह ज्ञात किया जा सकता है कि इनसे संबंधित जो अतीत से ये किस प्रकार से जुड़ी रही हैं। वर्तमान में की प्रकृति को समझने में सहायक। ऐतिहासिक अनुसंधान के अंतर्गत अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिनका परिवर्तन की प्रकृति को समझना आवश्यक होता है और उसमें हम ऐतिहासिक अनुसंधान की मदद ले सकते हैं। अतीत के प्रभाव का मूल्यांकन। व्यवहार परक विज्ञानों में जब हम व्यवहार से संबंधित अनेक ऐसी समस्याओं का जिनका क्रम विकास हुआ, उन सब के वर्तमान स्वरूप का जो अतीत है उसके लिए हम ऐतिहासिक अनुसंधान का प्रयोग कर सकते हैं। व्यवहारिक उपयोगिता। जब हम अनुसंधान के आधार पर जब हम अध्ययन ऐतिहासिक अनुसंधान के आधार पर जब हम अध्ययन करते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान में सुधार कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रयास किया जा सकता है। ऐतिहासिक अनुसंधान शिक्षा तथा मनोविज्ञान के लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करता है। ऐतिहासिक अनुसंधान अंधविश्वासों एवं भ्रमों का निवारण करता है। ऐतिहासिक अनुसंधान के समस्याएं। जब हम ऐतिहासिक अनुसंधान से संबंधित समस्याओं की चर्चा करते हैं तो हम यह देखते हैं कि आधुनिक युग में किसी समस्या के अध्ययन में कार्य कारण संबंध पर अधिक जोर दिया जाता है, जिसका अध्ययन ऐतिहासिक अनुसंधान विधि द्वारा अधिक सशक्त ढंग से नहीं किया जा सकता। केवल इसके द्वारा समस्या के संदर्भ में तथ्य एकत्रित करके कुछ विवेचन ही की जा सकती है। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक अनुसंधान की जो मुख्य समस्याएं हैं, जैसे समुचित समस्या का चयन करना एक कठिन समस्या है। उपयुक्त परिकल्पना के निर्माण में कठिनाई होती है। आंकड़ों का संग्रह और विश्लेषण में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस ऐतिहासिक अनुसंधान में तथ्य बहुत ही बिखरे हुए रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। कभी कभी समस्या से संबंधित पुस्तकें, लेख, शोध पत्र, पत्रिकाएं बहुत पुरानी होने से इनके कुछ भाग नष्ट हो जाने के कारण ये सभी आंशिक रूप से ही उपलब्ध हो पाते हैं। प्रलेखों का त्रुटिपूर्ण रखरखाव। जैसे जब हम पुस्तकालयों या अनेक संस्थाओं में कभी प्रलेख क्रम में नहीं होते तो उन प्रलेखों में कभी दीमक, चूहों द्वारा उसको नष्ट कर दिया जाता है या कटे फटे मिलते हैं, तो उससे भी ऐतिहासिक अनुसंधानकर्ता को बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वस्तुनिष्ठता की समस्या। सबसे बड़ी समस्या ऐतिहासिक अनुसंधान में तथ्यों और साक्ष्यों का संग्रह अध्ययनकर्ता के पक्षपातों, अभिवृत्तियों, मतों और व्यक्तिगत विचारधाराओं से प्रभावित हो जाता है, जिसके परिणामों की विश्वसनीयता और वैधता संदेह के घेरे में रहती है। सीमित उपयोग। ऐतिहासिक अनुसंधान का प्रयोग
उन्हीं समस्याओं के अध्ययन में हो सकता है जिनके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित प्रलेख, पांडुलिपियां या आंकड़े या तथ्यों से संबंधित सामग्री उपलब्ध हो। ऐतिहासिक अनुसंधान करता प्राप्त सामग्री का विश्लेषण करते समय बहुत उस काल की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति एवं व्यवस्था का समुचित ध्यान नहीं रखते, जो किसी भी क्षेत्र में व्यक्तियों के चिंतन या व्यवहार को एक बड़ी सीमा तक प्रभावित करती है। इस तरह से हम ऐतिहासिक अनुसंधान के विभिन्न पक्षों पर आपसे चर्चा की। इससे आप निश्चित रूप से ऐतिहासिक अनुसंधान की सीमाएं क्या हैं, ऐतिहासिक अनुसंधान की उपयोगिता क्या है, ऐतिहासिक अनुसंधान के कौन कौन से पद हैं, ऐतिहासिक अनुसंधान के क्षेत्र हैं, ये सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिला होगा, जिसका मुझे ऐसा ज्ञात होता है। आगे ये अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद।